M3M जो बहुत बड़ा डेवलपर रहने का माना जाता है, वो कैश कनेक्शन आज भी ले रहा है। रामपसरा डेवलपर है, वो कनेक्शन आज भी कैश ले रहा है। BPTP बड़ा डेवलपर है, वो भी कैश ले रहा है। बड़े दुख की बात है, ये कास्ट आप ऐसा ना माने कि ये कास्ट कनेक्शन ले रहा है। और मुझे पता है रेरा के सभी अधिकारियों को, सभी चेयरमैन को, सभी मेंबर्स को, उनको भी इस बात का पता है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन डेवलपर के खिलाफ नहीं ले पाया रेरा, इसलिए फंड डाइवर्ट पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से रेरा को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए ताकि डेवलपर पैसा इकट्ठा ही ना कर पाए फ्री लॉन्च के नाम पर ऐसा आज भी हो रहा है। और खासकर गुड़गांव में तो निश्चित रूप से बड़े लेवल पर हो। निश्चित रूप से सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपर भी हरेस ना हो, डेवलपर को भी दूध देने वाली गाय ना माना जाए। जी। तो निश्चित रूप से उससे आम जनता को फायदा होगा और पूरे सेक्टर को फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो है हम बात करते हैं रियल एस्टेट को लेकर। जी हाँ, रियल एस्टेट आज के समय में जो है मार्जिन की बात करें या फिर बात करें कि सबकी जो पैनी नजर है रियल एस्टेट सेक्टर पे रहती है, क्योंकि आए दिन अगर हम बात करें इसमें तो ग्रोथ लेवल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है इसमें अलॉटिस को ठगने का प्रयास करते हैं। उसी के चलते चलते जो है अभी आगे बात करें तो रेरा बना, रेरा एक्ट तो बना, बट उसकी क्या फायदे हैं लोगों को, क्या उसके नुकसान हो रहे हैं, ये आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी से कि क्या रेरा सच में है या फिर एक छलावा मात्र ही रह गया है। तो चलिए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले बात करें, 7 साल हो गए हैं रेरा को बने हुए, तो बट आज भी लोग परेशान हैं। आए दिन सुर्खियों में आता है कि इस बिल्डर के खिलाफ रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बिल्डर को लेकर जो है लोग मार्च निकाल रहे हैं, आए दिन सुर्खियों में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि रेरा सही में सार्थक हुआ है या नहीं? देखिए, 1 मई 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा पूरे भारत में, और गुड़गांव में फरवरी 18 में अथॉरिटी बन गई और मिस्टर खंडेलवाल जी चेयरमैन बने, पहले चेयरमैन गुड़गांव के। और पंचकुला में तो सितंबर 17 में ही बन गई थी। परंतु अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में रेरा बनने के बावजूद अभी भी जो आम बायर को जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, जो इस सेक्टर को रेगुलेट होना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ, खाली सपना सा रह गया है। और जिस गंभीरता से सरकार के अधिकारियों को और खासकर रेरा के जो चेयरमैन और टीम है उनको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, मैं समझता हूँ उनको और अधिक काम करने की आवश्यकता है। तो जो आम आदमी की अपेक्षाएं थी कि रेरा आने के बाद उनको उनका मकान उचित समय पर और अप टू द मार्क मिलेगा, उसमें अभी उतनी सफलता रेरा नहीं दे पाया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वो टाइगर है, या फिर एक कहावत कही जाती है टूथलेस टाइगर, तो जिसका जो है बिल्डर्स को खौफ नहीं है, ये कह सकते हैं हम। काफी तक आप भी ठीक कह रहे हैं। अभी भी जो रेरा है बिल्कुल टूथलेस टाइगर सही दिखाई देता है, क्योंकि आप अगर हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में सिर्फ 7 साल में एक डेवलपर को रेरा अरेस्ट कर पाया है, वो भी बहुत छोटे समय के लिए। जी। जबकि बहुत बड़े बड़े घोटाले हरियाणा में हुए हैं, रेरा आने के बाद हुए हैं जी। एक बहुत बड़ा घोटाला समाल खा के जो पूर्व MLA उनके बच्चों ने, महिरा ग्रुप जो है, जी। उन्होंने 5000 अलॉटी के साथ धोखा करा, पैसे बड़ी मात्रा में, ये रिकॉर्ड पर है, लगभग 300 करोड़ रुपये उन्होंने डाइवर्ट किया। परंतु उसके खिलाफ भी रेरा कोई कार्रवाई, ऐसी मजबूत कार्रवाई नहीं कर पाया। हाँ, ED ने कार्रवाई करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी, और वो भी मैं स्पष्ट कर दूं, वो पॉलिटिकल एजेंडा था। मतलब रेरा इतना बड़ा घोटाला रेरा के आने के बाद हुआ और रेरा फिर भी कुछ नहीं कर पाया, तो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि रेरा शायद टूथलेस टाइगर ही है। नहीं तो अदरवाइज रेरा को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, परंतु नहीं ले पाया। तो काफी तक ऐसा लगता है कि वही अगेन रेरा के जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, मेंबर हैं, जी, उनको जिस गंभीरता से काम करना चाहिए शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। जब रेरा की बात चल रही थी या पार्लियामेंट में भी अगर बात करें तो लोग बड़े खुश हुए थे कि 60 दिनों में जजमेंट आ जाएगा, तो अलॉटी भी खुश हुआ था कि भाई साहब अब तो जो है छुटकारा मिल जाएगा, घर मिल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है 60 दिन में जजमेंट दे रहा है रेरा एक्ट? देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जी।
केंद्र सरकार को पता था कि भाई जो होम बायर हैं वो काफ़ी लंबे समय से कोर्ट्स के अंदर धक्के खा रहे हैं और उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा। जी जी। इसलिए रेरा में स्पष्ट कहा गया कि रेरा में अगर कोई भी जो बायर अगर अपना केस फाइल करेगा तो 60 दिन में ही रेरा के अथॉरिटी को जजमेंट देना है, और 60 दिन में ही ये अथॉरिटी हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव उसको भी 60 दिन में फैसला करना है। जी जी। और इवन ट्रिब्यूनल है जी जी। उसमें भी मैंडेट है कि 60 दिन में ही ट्रिब्यूनल को फैसला करना है। अर्थात रेरा में स्पष्ट हुआ कि रेरा में किसी भी फोरम में कहीं पर भी कोई केस फाइल होता है तो 60 दिन में फैसला करना है। पर बड़े दुख की बात है, आज हरियाणा में 7 साल हो गए हैं, जी जी। 7.5 साल पंचकुला में हो गए, परंतु 60 दिन में फैसला नहीं आ रहा। और अभी भी ये 2 साल 3 साल तो आम बात हो गई है जी। और कई बार तो दुख जब होता है जब किसी बायर की डेट जो पड़ती है वो डेट ही 4 महीने बाद मिलती है। जी। आज डेट पड़ी, आज किसी कारण से कुछ हुआ नहीं हुआ, अगली डेट उसको 3 महीने बाद पड़ी, 4 महीने तो बाद फिर 60 दिन तो रह ही नहीं गए तो कहीं। ये इसलिए जो रेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने जो लिखा था, ये एक्ट में साफ लिखा है जी जी कि 60 दिन में जजमेंट देना है, तो एक मजाक सा बन गया है। क्योंकि जी। रेरा का पर्पज ये भी था कि भाई जस्टिस तुरंत मिले। जी। जो होम बायर है और अगर उसके साथ छलावा हो रहा है, उसके साथ अगर डेवलपर धोखा कर रहा है तो उसको न्याय जल्दी मिले। परंतु और इसी कारण से रेरा में एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि 60 दिन में फैसला होना है। परंतु बड़ी दुख की बात है कि आज भी मैं समझता हूँ ना के मात्र जजमेंट ऐसे होंगे कि जो 60 दिन में फैसला रेरा अथॉरिटी कर पा रही है। और मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ जी जी। और हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो वाकई स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर दोबारा रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि भी फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें 60 दिन में फैसला, क्योंकि हमारे देश में जो और पहले कंज्यूमर कोर्ट हैं या और जो कोर्ट हैं उनमें बहुत देर लगती थी। रेरा में इसलिए ये प्रोविजन करा गया, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। रेरा एक्ट बना, लोग खुश हुए कि 60 डेज में जो है जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद जो है भाई गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहे हैं, या हम बात करें कि जो अप्रूवल्स परमिशंस मिल रही हैं, बट उसी के चलते जो है रेरा की साइट पर लोगों ने सोचा कि रेरा की साइट पर जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो प्रोजेक्ट होगा उसकी पूरी डिटेल होगी वहां पर, और जो 3 महीने बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो भी वहां पर अपलोड होगी। ऐसा कुछ होता अभी दिखाई तो नहीं दिया, बट फिर भी पड़ताल के तहत जो है हम अभय जैन जी से जानेंगे कि आपको क्या लगता है सर कि बोला तो बहुत कुछ गया था ट्रांसपेरेंसी होगी, तो क्या ऐसा हुआ कि जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है डेवलपर ने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके वहां पर डाले हों, 3 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली हो, क्या ऐसा होता है अभी? काफी हद तक जब रेरा डेवलपर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है जी जी, तो वो काफी हद तक इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, काफी हद तक जी। परंतु उसके बाद जो डेवलपर को अपनी हर 3 महीने की उसको बोलते हैं क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट जी जो देनी होती है जी, और एक एनुअल रिपोर्ट भी देनी होती है, तो उसमें आप देखिए 7 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम डेवलपर हैं जिन्होंने अपनी क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर डाल रखी है। ये सिस्टम इसलिए बना था क्योंकि पहले डेवलपर बताता नहीं था बायर को कि भाई मेरा इतना प्रोजेक्ट है, इतनी लैंड है, इतने मैं फ्लैट्स बनाऊंगा, इतनी शॉप बनाऊंगा, यहाँ मेरा क्लब होगा, यहाँ ये फैसिलिटीज होंगी। तो ये सारी फैसिलिटी, बिल्डिंग प्लान, एनवायरमेंट क्लियरेंस, एस्टिमेट्स, एवरीथिंग डेवलपर को देना होता है। जब भी रेरा उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है उसके बाद ही वो बेचता है। परंतु देखने में आया है कि क्वार्टर प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है डेवलपर को जो हर 3 महीने बाद रिपोर्ट डालनी है वेबसाइट पर, वो ना के बराबर है और बहुत कम है। तो ट्रांसपेरेंसी जो बात हो रही थी कि रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बायर को पता होगा कि मेरा प्रोजेक्ट कितना बन गया, पैसा कहाँ चला गया, फंड डाइवर्ट हुआ या नहीं है, तो अभी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ लैग कर रहा है। और इसका कारण एक ही है, देखो 20 में कोविड आया, 21 में दोबारा कोविड आया, तो केंद्र जो अर्बन मिनिस्ट्री है उसने भी डायरेक्शन दी कि भाई थोड़ा सा जो क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसको लीनियंसी ले लीजिए, अभी आप नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, समय एक्स्ट्रा दे दीजिए। परंतु 21 को गए अब 3 साल हो गए, तो आज भी बड़ी दुख की बात है हर एक प्रोजेक्ट की क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो बायर को पता नहीं है कि उसका जो उसने फंड दिया था फंड कहाँ लगा है, फंड डाइवर्ट तो नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पे काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रेरा अथॉरिटीज़ को पूरे जो भारत में और खासकर जो हरियाणा में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों चेयरमैन से और सीनियर अधिकारियों से, कि इंश्योर करें कि जो क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट है और एनुअल रिपोर्ट है वो डाली जाए, तभी तो एक बायर को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरा पैसा डाइवर्ट नहीं हुआ, डेवलपर वाकई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है।
एक तरफ तो अलोटी का कहना था कि हम डेवलपर से परेशान हैं, वो हमें घर समय पर नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ अब जो बिल्डर्स की भी बातें आती है कि जी हमें परमिशंस नहीं मिलती, ओसी सर्टिफिकेट ओसी नहीं मिल रहा है हमें, या एनवायरमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या रेरा की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, या बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर वो और बोलते हैं कि भाई इधर अलोटी को तो देख रहे हो, हमें भी देखो कि हमें ये परमिशंस नहीं मिल रही। तो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जी जहाँ डेवलपर ने जो बिल्डिंग प्लान लेना है जी। या एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी है जी या एस्टिमेट सेंक्शन कराने हैं, या इवन जब रेरा में उसने अप्लाई कर दिया, रेरा ने उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, तो यहाँ ऐसा खूब देखने में आया है कि अधिकारियों के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण डेवलपर के प्रोजेक्ट को समय पर अप्रूवल और परमिशन नहीं मिलती जी और बेचारा धक्के खाता रहता है। जब तक अधिकारियों के वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होते तब तक उसको उसकी अप्रूवल परमिशन नहीं मिलती। इसका नुकसान डेवलपर को भी होता है और बायर को भी होता है। जी तो सरकार को भी कह तो बहुत दिनों से रहे हैं कि हम सिंगल विंडो एजेंसी बनाएंगे, समय पर काम करेंगे, डीम्ड माना जाएगा, कोई अप्लाई कर देगा, परंतु अधिकारी भी निश्चित रूप से डीटीपी डिपार्टमेंट हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे हरियाणा में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है जी वो जी रेरा है, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो समय पर काम ना करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि डीटीपी डिपार्टमेंट बिल्कुल समयबद्ध जो भी अप्रूवल और परमिशन पेंडिंग है उनको करा जाए, समयबद्ध करा जाए। साथ साथ रेरा भी अगर कोई डेवलपर नए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करता है तो रेरा भी एक समयबद्ध उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे। अगर कम नहीं है तो उसको एक लेटर में इन्फॉर्म करे कि ये आपके काम कागज कम है। पर ऐसा बहुत लंबे समय तक डिले चीज़ें हो रही हैं, उससे निश्चित रूप से नुकसान डेवलपर को भी होता है और बायर को काफ़ी हद तक होता है। तो निश्चित रूप से सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपर भी हरेस ना हो, डेवलपर को भी दूध देने वाली गाय ना माना जाए। जी जी। तो निश्चित रूप से उससे आम जनता को फायदा होगा और पूरे सेक्टर को फायदा होगा। रेरा के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना जो है प्लॉट फ्लैट जो भी बनाते थे डेवलपर, पहले बहुत न्यूज आई है, बहुत ज्यादा हुआ भी है ऐसा कि बिना किसी भी चीज के, सबसे पहली चीज तो रेरा के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके बिना ही, क्योंकि ये तो अभी आया है, उससे पहले भी काफी खबरें चली हैं कि बिना किसी सर्टिफिकेट के सब कुछ बेच दिया, जो है लैंड भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, लोगों के साथ ठगी करके, पैसे इकट्ठे करके, गोलमाल करके और चंपत हो गए। तो क्या अभी भी ऐसा होता है? हाँ, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। जी 2005 में और 15 तक ऐसा खूब हुआ कि डेवलपर ने सिर्फ कागजों में ही प्रोजेक्ट बना दिया और काफ़ी बेच दिया और पैसा आम बायर से इकट्ठा कर लिया और पैसे का उसने डाइवर्ट किया या मिसयूज करा। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां आज भी अलोटीज 2005 से 15 के बीच में पैसा दिया हुआ है तो ना तो उनको प्रोजेक्ट मिल रहा ना उसके पैसे वापस मिल रहे। ऐसे आज भी घटना है। परंतु दुख की बात है, रेरा में सेक्शन 3 में बिल्कुल क्लियर था कि जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो पहले प्रोजेक्ट को डेवलपर को रेरा में के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बेच सकता है। परंतु बड़े दुख की बात है, डेवलपर आज भी प्री लॉन्च कर रहे हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि भाई बहुत बड़ी लोगों ने शिकायत करी रेरा में कि सर वो प्री लॉन्च हो रहा है। उन्होंने नया नाम दे दिया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। जी जी इसके नाम से वो नए नए बायर से मिसगाइड करके बड़े बड़े सपने दिखा के पैसा ले लेते हैं, बुक कर देते हैं और फिर प्रोजेक्ट में धक्के खाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी शिकायतें तो हमने भी करी हैं, परंतु रेरा पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है कि रेरा उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहा। या तो डेवलपर बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं, नहीं तो अदरवाइज अब ये प्री लॉन्च तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बाकायदा वो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ओपनली ऐड देते हैं कि भाई एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इस प्रोजेक्ट में तो आप आए, हमें पैसे दें। और ऐसा खूब हुआ है कि 2-2 साल प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, पर तो ये गलत हो रहा है। ये प्री लॉन्च तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और रेरा को अगेन, इसलिए आपने वर्ड यूज जो करा कि रेरा शायद ऐसा लगता है टूथलेस टाइगर है, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्री लॉन्च का होना तो रेरा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि रेरा कहाँ सो रहा है। आज भी डेवलपर कैसे बायर को मिसगाइड करके, गलत इन्फॉर्मेशन दे के या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नाम से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, अनलॉफुल है, फ्रॉडुलेंट है। तो ये तो निश्चित रूप से रेरा को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए ताकि डेवलपर पैसा इकट्ठा ही ना कर पाए प्री लॉन्च के नाम से। पर ऐसा आज भी हो रहा है और खासकर गुड़गांव में तो निश्चित रूप से बड़े लेवल पर हो रहा है। आपने एक वर्ड यूज किया कि फंड डाइवर्ट,
ऐसी भी शिकायतें बहुत आई हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी एवज में जो है फ्लैट्स बेचे गए, उससे जो फंड रेज हुआ, उससे जो फंड आया, उसको जो है बिल्डर ने, डेवलपर ने अपने फायदे के लिए यूज करते हुए या तो फार्म हाउस ले लिए या होटल्स ले लिए या किसी और प्रोजेक्ट पे लगा लिया। तो क्या अभी भी अभय जी ऐसा होता है कि फंड डाइवर्ट होता है, वहां पर नहीं लगता जहां लगना चाहिए? रेरा में जब रेरा रजिस्ट्रेशन, जब डेवलपर प्रोजेक्ट अपना रजिस्टर्ड करता है रेरा में, तो उसमें एक मैकेनिज्म है कि हर डेवलपर को, पूरे अक्रॉस द कंट्री की बात हम कर रहे हैं, रेरा के एक्ट में जो साफ लिखा है कि उसको 3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक पैसा जो भी उसको आएगा एक अकाउंट में डालेगा, उसमें 100% बोलते हैं। एक अकाउंट में डालेगा 30% और एक अकाउंट में डालेगा 70%। 30% जो फंड है उसको डेवलपर यूज कर सकता है, और 70% जो फंड आया, यानी कि ऐसा ले लीजिए, डेवलपर ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा तो 100 करोड़ रुपए उसको अलॉटी से आया तो एक अकाउंट में आएगा, और 30 करोड़ एक दूसरे अकाउंट में जाएगा, 100 करोड़ से जाएगा, और 70 करोड़ रुपया तीसरे अकाउंट में जाएगा। 3 अकाउंट डेवलपर को खोलने पड़ेंगे, अर्थात 30 करोड़ वो यूज कर सकता है, 70 करोड़ तो उस प्रोजेक्ट में ही लगाना पड़ेगा, ऐसा रेरा में नियम है। पर बड़े दुख की बात है, डेवलपर वो 70 करोड़ में से भी ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, उसने सिर्फ 5 करोड़ 10 करोड़ लगाया प्रोजेक्ट में और 60 करोड़ रुपये डाइवर्ट कर दिया, और रेरा देखता रह गया। यह कह लीजिए देखता रह गया, या उन्होंने आग बंद कर ली, या रेरा के अधिकारियों को वेस्टेड इंटरेस्ट है। और मजेदार बात देखिए, जब ऐसे मामले में शिकायत की गई तो भी रेरा अधिकारी, रेरा चेयरमैन, रेरा मेंबर उस डेवलपर के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाए, जबकि उनको लेना चाहिए, क्योंकि डाइवर्जन और फंड जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। जब रेरा में मैकेनिज्म बन गया कि 3 अकाउंट होंगे, 80% डाइवर्ट तो हो ही नहीं सकता। तो पता नहीं रेरा अथॉरिटी, और 8 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है अगर, और मैं बता दूं बड़ा अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट डाइवर्ट किया गया, और डेवलपर ने उस फंड को डाइवर्ट करके अपने कहीं और लगा दिए। प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट नहीं हो रहे तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? बायर को हो रहा है, जो होम बायर उसका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो फंड डाइवर्ट आज भी हो रहा है, और जो पुरानी शिकायतें हैं, क्योंकि रेरा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाया। अगर रेरा के अधिकारी कोई भी डेवलपर अगर फंड डाइवर्ट करता, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते और बैंक को इंश्योर कर देते कि भाई तेने फंड डाइवर्ट नहीं होने देना, कोई मैकेनिज्म बनाते, अपने यहाँ जो सिस्टम बनाते कि फंड डाइवर्ट ना हो, फिर एक्ट का मतलब क्या हुआ? तो एक्ट भी एक मजाक सा बन गया। तो फंड डाइवर्ट हुआ है, बड़ी मात्रा में हुआ है, बड़े डेवलपर ने कराया, कई डेवलपर ने कराया, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन डेवलपर के खिलाफ नहीं ले पाया रेरा, इसलिए फंड डाइवर्ट पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। फंड्स के ऊपर ही बात आकर टिकती है। पहले भी सुना भी है, देखा भी है कि ब्लैक मनी जो है वो एक बहुत ही बड़ी चेन के रूप में जो है पूरे ये बिल्डर सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में जो है काम आ रही। तो क्या आज भी इस सेक्टर में ब्लैक मनी लग रहा है? आज भी पूरे भारत में रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा माना जाता था जहां हर आदमी ब्लैक मनी लगाता था। ब्लैक मनी जिस पे उसने टैक्स नहीं दिया। ब्लैक मनी का मतलब नहीं है जी जी, या कोई अधिकारी है या कोई नेतागण है जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, 5 करोड़ उन्होंने को रियल एस्टेट ले लिया। मतलब भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नंबर 2 का पैसा, ब्लैक मनी बहुत लगा हुआ था, कैश ट्रांजैक्शन को बोलते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है, रेरा आने के बावजूद भी आज भी डेवलपर ब्लैक मनी ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, M3M जो बहुत बड़ा डेवलपर रहने का माना जाता है, वो कैश ट्रांजैक्शन आज भी ले रहा है। रामपसरा डेवलपर है, वो ट्रांजैक्शन आज भी कैश ले रहा है। BPTP बड़ा डेवलपर है, वो भी कैश ले रहा है। बड़े दुख की बात है, ये कास्ट, आप ऐसा ना माने कि ये कास्ट ट्रांजैक्शन ले रहा है। और मुझे पता है रेरा के सभी अधिकारियों को, सभी चेयरमैन्स को, सभी मेंबर्स को, उनको भी इस बात का पता है। दुनिया भर की शिकायत उनके सामने है कि सर ये कैश दिया गया है, कैश लिया गया है, अब मैं क्या करूं? पर रेरा अथॉरिटी बिल्कुल भी इस पर काम नहीं कर रही। तो जब इस पर काम नहीं कर रही तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? जब ब्लैक मनी लग रहा है तो जो इस सेक्टर को नुकसान होना था वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी आप नंबर 2 से पैसे कमा रहे हो। जब आपको सेक्टर पता है वहां लगा सकते हो तो आप कमाते हो, जबकि सारा अगर ब्लैक मनी लगना बंद हो जाए तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा सेक्टर में। जब ब्लैक मनी नहीं लगेगा तो, जब व्हाइट मनी लगेगा तो फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। पर अब बड़े दुख की बात है, क्योंकि जो पर्पस था रेरा एक्ट का, जो मैं समझता हूँ जो रेरा के अधिकारी हैं, जो रेरा के चेयरमैन हैं, रेरा के मेंबर हैं, उनको इस सेक्टर के बारे में थोड़ा और गंभीरता से सोचकर इस सेक्टर को रेगुलेट करने के साथ साथ जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु अभी भी बहुत मात्रा में
जो पहले होता था आज भी वो होता नजर आ रहा है। आप भी रेरा के आपने भी काफी सारे केसेस हैंडल किए हैं, तो आज जो रेरा के ऊपर हमने पड़ताल करी है, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि अगर रेरा में ये चीजें होती तो ये शायद अलॉटी और डेवलपर दोनों के लिए जो है बेहतरी होती? देखिए, मेरा मानना तो है क्योंकि 7 साल बाद हम इस सेक्टर को रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रेरा का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान जी हुआ। जी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि रेरा में पूरे पैन इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो चेयरमैन और मेंबर हैं वो सब रिटायर्ड अफसर हैं। रिटायर्ड अफसर हैं, वो वास्तव में कागजों में तो फुल टाइम है, बड़ी बड़ी सैलरी है, मोटी सैलरी है कि रिटायर्ड अफसर हैं, परंतु वो जो काम कर रहे हैं वो लगता है जैसे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, पूरे भारत में जितनी भी कोर्ट्स हैं, खासकर हाई कोर्ट्स है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो 10 से 5 लगती हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, सैलरी इनकी जज से ज़्यादा है, परंतु ये कब बैठते हैं? 11 से 2, 11 से 4, लंच बड़ा लंबा कर लेंगे। 10 बजे क्यों नहीं बैठते? 10 बजे बैठना चाहिए। और फुल टाइम क्यों नहीं बैठना चाहिए? फुल टाइम बैठना चाहिए। 10 से जब हाई कोर्ट 10 से 5 बैठ सकती है और कोर्ट 10 बजे बैठ सकती है, तो 10 बजे क्यों नहीं बैठ सकते? बैठना चाहिए। नंबर 2, रेरा में मजेदार बात देखिए आप, अब गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में एक चेयरमैन है, 2 मेंबर हैं। तो एक अगर ये 3 कोर्ट साथ साथ लग जाए, तीनों कोर्ट में 50-50 केस हो तो 150 केस एक दिन में सुने जा सकते हैं। जी और जी। ऐसा नहीं हो रहा। एक दिन में एक ही मेंबर में कोर्ट सुनेगा, बाकी 2 मेंबर या चेयरमैन साहब और काम करेंगे, तो गलत है। जब काम की पेंडेंसी है, लोग केस फाइल कर रहे हैं, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं पर एक चेयरमैन है, 2 मेंबर हैं, तो 3 अलग अलग कोर्ट लग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो केस की पेंडेंसी होने के कारण वो क्यों नहीं कर पाते? मैं मानता हूं क्योंकि रिटायर्ड अफसर है, रिटायर्ड होने के बाद वो शायद, या तो मुझे कहना नहीं चाहिए जोश की कमी है, या शायद शारीरिक क्षमता नहीं है। जी जी। तो यहाँ सरकार को थोड़ा सा, केंद्र सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों को इसको रिव्यू करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि रिटायर्ड अफसर क्यों लगा रहे हैं आप, बल्कि यंग डायनामिक अच्छे जज लगाएं ताकि वो फटाफट फैसला दें। अब तो कोई इशू रहे ही नहीं, सारे इशू जो इशू होते थे वो भी सब सेटल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें बिल्कुल फिक्स कर दी हैं, बता दिए कि ये डेवलपर को करना पड़ेगा, ये एलओटी को करना पड़ेगा, तो उस पर तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। एक चीज मैं बताना चाहूँगा आपको, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये हरियाणा, भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सेक्टर है जो इतनी बड़ी ग्रोथ में डेवलपमेंट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जी जी। लगभग 9% तक जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, और ऐसा माना गया है कि जीडीपी का शायद 15% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है जो कि इतना बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देता है। जी जी। तो इसमें तो बहुत अधिक गंभीरता सोचने की आवश्यकता है सरकार को। मैं तो कहता हूँ केंद्र में भी और हर राज्य में सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि मकान जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है, हाउस अगर बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सेपरेट मिनिस्ट्री होगी तो नहीं। जब 10%, अगर आप किसी भी देश में 10% जीडीपी का कोई सेक्टर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री होनी ही चाहिए। जी जी। पर वो नहीं है। तो एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव दूंगा कि ये जो रिटायर्ड जजों का, रिटायर्ड मेंबर का जो कंसेप्ट है, शायद इसको सरकार को रिव्यू करना चाहिए। दूसरा, सेपरेट मिनिस्ट्री लगाकर सेपरेट इस सेक्टर में एक सेपरेट डेडिकेटेड ही अफसरों की आवश्यकता है। ये सेक्टर में अगर आप ग्रोथ करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा पूरे सेक्टर को होगा, पूरे समाज को होगा, पूरे देश को होगा। क्योंकि अभी भी आप देखिए, ऐसा अमिताभ कांत की विजिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि अभी भी सिर्फ 4.5 लाख मकान है जो अबेंडन है, और उसमें 2.5 लाख मकान एनसीआर के आसपास के हैं। तो 2.5 लाख मकान पर अगर करोड़ों रुपया, मतलब कि 1 लाख प्लस करोड़ रुपया माना गया है, जो कि उन मकानों में मतलब कि ब्लॉक हो गया है, और कितने लोगों के सपने टूट गए हैं। जी जी जी। ये तो सेक्टर बहुत अधिक, इसी को सोचते हुए शायद ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था। परंतु 7 साल बाद अगर हम रिव्यू करते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें और अधिक गंभीरता से सेंट्रल गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल ओवरऑल करेंगे तो निश्चित रूप से देश का, समाज का और होम बायर का भला होगा, देश ग्रो करेगा, आम आदमी को अपना समय पर मकान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट अभय जैन, जिन्होंने बताया कि रियल एस्टेट में
सबसे बड़ा अगर हम कहें कि लोगों के लिए बेहतरी के लिए एक्ट आया, रेरा एक्ट, जिसके बारे में लोगों ने सोचा कि शायद अब हमें राहत मिलेगी, बट ऐसा कुछ होता अभी प्रतीत नहीं हो रहा। जो 60 दिन की जजमेंट थी वो नहीं मिल रही है। जो यहाँ पर जजेस है वो भी सारे रिटायर्ड हैं। जोश की जरूरत है, जल्दी जल्दी वर्कआउट की जरूरत है। आगे समय सीमा जो निर्धारित की गई है उसी के ऊपर केस को क्लोज करने की आवश्यकता है, ना कि हर चीज को पेंडिंग करने की। अगर प्रशासन ने सोचा है, अगर सरकारों ने सोचा है किसी एक्ट के बारे में कि ये और बेहतर हो सकता है आम जनता के लिए, पर इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा तो उसके बारे में सोचना होगा कि कहां पर क्या लूप होल है जिसके कारण दिक्कत परेशानी आ रही है। जिस तरीके से जैन साहब ने इतना बड़ा आंकड़ा बताया कि अभी भी लोग अपने सपनों का घर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो परेशान हैं, उनको नहीं मिल रहा है अपने सपनों का घर, पैसा फंसा हुआ है। सरकारों को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से हमने आज पड़ताल की रेरा को लेकर, आगे भी हमारी पड़ताल लगातार जारी रहेगी। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो आजकल सुर्खियों में बहुत ज्यादा बना हुआ है, वो है रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज। जी हां, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। गुरुग्राम की ही बात करें, आए दिन खबरें भी आ रही है, तो इसके ऊपर डिटेल में पड़ताल करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।